हाँ ठीक है जी, क्वेश्चन हो गया ना सबका। तो अभी हम लोग यहाँ पे थे। तो अभी लास्ट क्लास में, अभी तक जो भी आईएसआई की क्लासेस हुई हैं उसमें, एमस्टैट्स की, उसमें हम लोगों ने 2021, 22, 23, 24 इन, है ना, 4 ईयर्स में पीएसबी पीएसए दोनों पार्ट हमने डिस्कस किया है। तो अभी 2020 से स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं जी। देखो क्वेश्चन विजिबल है सबको ना। तो ये कह रहा है कि हाउ मेनी डिस्टिंक्ट स्ट्रेट लाइन्स can one form that are given by equation ax plus by is equal to 0 where ab are numbers from the set this। मतलब ये तो ओरिजिन से पास करने वाली इक्वेशन है ना जी। ये तो ओरिजिन से पास करने वाली इक्वेशन है। सो ए बी वेयर ए बी आर नंबर्स फ्रॉम द सेट दिस। बताइए जी कितने स्ट्रेट लाइन हम लोग बना सकते हैं। 37। हाँ कितने? 37। 27 कैसे? 37 सर। 37 अच्छा। बाकी लोग देख लीजिए। तो तो मुझे सॉल्व करने की जरूरत है कि हो जाएगा जैसे बता रहे 37। देखो डिस्टिंक्ट का क्या मतलब है यहाँ पे, तो ये होगा ना कि जैसे अगर तुमने ए बी को प्रोपोर्शनल ले लिया तो है ना। सर पहले 8 इंटू 8 64 हो जाएगी, फिर अपन ने 0 0 वाली हटा दी तो अपनी ये 63 बचेगी। उसके बाद जो मतलब सिमिलर सिमिलर है वो वाले सारे केसेस हटा दें। प्रोपोर्शनल जो हो जाएंगे, है ना। हाँ जैसे मान लीजिए यहाँ आपने 2 4 ले लिया, 3 6 ले लिया, तो सेम ही बनाएगा, है ना, इस तरह से। यस सर। सो 1 3 ले लिया आपने, या 1 2 ले लिया, 1 3 2 6, तो सेम बनाएगा, तो वो सब हटाना पड़ेगा। तो वैसे काउंट कर सकते हैं, ठीक है। सर सिंपल काउंटिंग ऐसे है कि 1 के साथ सबका ले लिया, उसके बाद 2 जब लिया उसके बाद सबका जीसीडी 1 का वो वाला ले लिया। ठीक है, हाँ, तो उससे वो नहीं वही आएगा। सब ले लिए जीसीडी 1 वाले पेयर्स। ओके। वैसे कर सकते हैं, हाँ ठीक है ना। एक को फिक्स करके बाकी को देखो वैरी कराए कितने डिफरेंट बनेंगे, दूसरे को फिक्स करो फिर वैरी कराओ, तीसरे को फिक्स करो वैरी कराओ, तो उस तरीके से आ जाएगा। ठीक है। सो ओके है ना ये। ठीक है, अब आई थिंक क्वेश्चन ज़्यादा विजिबल होगा अच्छे से। तो चलिए नेक्स्ट जो है दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस इज नॉट मोनोटोन, है ना। इनमें से कौन सा मोनोटोन नहीं है, ये पूछ रहा है आपसे, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस नॉट मोनोटोन। देखिए तो इजीली डिसाइड किया जा सकता है ये तो, है ना। जी सर। तो ये तो पावर में क्या है, एन लॉग 3/4, तो ये तो मोनोटोन है, हमें मोनोटोन नहीं है वो देखना है। ये क्वाड्रेटिक है ना। तो ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ ऐसे ही होगा, ये भी क्वाड्रेटिक है। अच्छा एक मिनट, तो हमें यहाँ माइनस एन भी तो है ना, एन स्क्वायर माइनस 3n। तो एन की कुछ वैल्यूज रख के देख लो, ऐसे ही पता चल जाएगा, है ना। मतलब कुछ टर्म्स आप निकालोगे आपको आइडिया लग जाएगा कौन सा मोनोटोन नहीं है। देखो कुछ टर्म फाइंड करके। कुछ टर्म लिख इनको, मान लो मैं कुछ टर्म्स लिखूँ, इनको 1 रखूंगा तो -2, 2 रखेंगे तो 4 -6, है ना। -2। -2, 3 रखेंगे 9 0। 9 -9 0, फिर
4 रखिए, 16 माइनस 12 4, फिर ऐसा होता चला जाएगा और n बहुत लार्ज होगा तो क्या होगा, तो डोमिनेटिंग टर्म तो n स्क्वायर है ना, तो इन्फिनिटी पे ले जाएगी। हाँ, इस तरह से आ जाएगा। ये काम करें, डेरिवेटिव करके देख ले। तो जैसे इसको अगर n के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं सो 2n माइनस 3 होता। ओके, सो क्या ये हमेशा पॉजिटिव होगा? दूसरे वाले का होता 6n माइनस 1। तीसरे तो मोनोटोनिक होगा ही, log 3/4। ये तो क्या हमेशा नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव ऐसा कुछ होगा? यहाँ तो अच्छा वैसा इक्वल हो गया था ना। तो एंड इसका करेंगे तो 7 सर माइनस टू बी एन। वाला भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। लेकिन कौन सा नहीं है ये बताना है ना। उसने पूछ रहा है कि कौन सा मोनोटोनिक नहीं है। सर डी। है ना, तो ये तो ऐसे है ना, पता चल रहा है कि मोर देन इक्वल टू 0 होगा n मोर देन इक्वल टू 1 के लिए, मोर देन इक्वल टू 1 के लिए। तो यहाँ इक्वल हो गया ना, इसलिए यहाँ पे ये आपको नेगेटिव आ जा रहा है। हालांकि ये फंक्शन नहीं है, बस एक आइडिया लेना चाह रहे हैं हम। इट्स नॉट कि फंक्शन, मतलब फंक्शन इन सेंस कि जैसे ये तो डोमेन यहाँ डिस्क्रीट है ना। जब हम लोग एफ डैश एक्स निकालते हैं तो वहाँ डोमेन कॉन्टिन्यूअस होता है, तो उस केस में डेफिनेशन होता है ना कि डिफरेंशिएबल फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, है ना, अगर एफ डैश एक्स मोर देन 0 है तो वैसा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो उस तरह से यहाँ कुछ टर्म निकाल के ही चेक करना पड़ेगा। तो ये तो आई थिंक बढ़ता चला जाएगा। ऐसे यहाँ भी टर्म निकाल के देख लीजिए, है ना, तो उससे पता चल जाएगा। जैसे 1 रखेंगे सो 3 माइनस 1 2, 2 रखेंगे 10 हो जाएगा। एंड फिर 3 रखेंगे, वैसा पुट कर लो। तो उससे देख लो क्या है इसमें आता है, इसमें पुट कर लो। n को 1 रखोगे तो कितना आता है 6, 2 रखोगे तो 14 माइनस 4 10, 3 रखोगे तो 21 माइनस 9 14, ऐसा। सॉरी 21 12 ना, कितना होगा 21 माइनस 9 ना, 12 होगा। एंड देन 4 रखेंगे तो 28 माइनस 16। ट्वेल्व। अगला क्या आ रहा है 12, 4 रखो। यस सर 12। अब डिक्रीज कर रहा है। 3 रखा तो कितना हुआ था, और तो 1 2 3 4 5 रखो, 7 5 या 35 माइनस 25 10। अच्छा, तो ये मोनोटोनिक तो नहीं है ना, ये पहले इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हो गया, तो ये करेक्ट आंसर है, मोनोटोन नहीं है। बाकी मोनोटोन होगा, आप निकाल के देखिए तो बाकी मोनोटोन होगा। तो इससे शुरू के कुछ टर्म निकाल के आप आइडिया ले लो, क्योंकि लिमिट इसकी प्लस इन्फिनिटी, इसकी प्लस इन्फिनिटी, इसकी प्लस इन्फिनिटी, 3/4 क्या नेगेटिव होगा तो माइनस इन्फिनिटी आएगा ना, एंड ये माइनस इन्फिनिटी, कोई दिक्कत नहीं, मोनोटोन मतलब वैसा है। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, पहले इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ। तो यहाँ देखो टर्म पहले इंक्रीज हो रही है और लिमिट एट द एंड इसकी जाएगी माइनस इन्फिनिटी पे। अगर आप देखोगे इसका शुरू में टर्म इंक्रीज हुआ है, लेकिन एंड जब लार्ज होगा तो लिमिट इसकी माइनस इन्फिनिटी आएगी, तो डिक्रीज ही करना है इसको। इसलिए डी वाला मोनोटोनिक तो बहुत आसान था, बस वो टर्म्स निकाल के आपको देखने थे। इस पे आइए कि ए आपके पास है 1 माइनस 1, बी है माइनस 2 0, सी है 1 2, और डी बी द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम इन एक्स वाई प्लेन लिस्टेड क्लॉकवाइज, देन द पॉइंट डी इज, है ना। आई थिंक ठीक है, ये तो हो जाएगा। इसको आप एग्जैक्ट लोकेट करके भी देख सकते हो पॉइंट को। लिस्टेड क्लॉकवाइज, है ना, तो जैसे अगर आप पॉइंट को लोकेट करो यहाँ पे,
ग्राफ बनाओ और देख के बताओ क्या आंसर आएगा। सर ए। आ जाएगा ना, उससे निकाल लोगे। जैसे एक पॉइंट ये, सॉरी एक पॉइंट ये आया, एक पॉइंट ये आया ना। एंड ये ए है, बी में -2 0, ये दूसरा पॉइंट आ जाएगा। तो एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा 1 2 रफली, सॉरी 1 2 यहाँ ले लो, है ना, ये है। और तीसरा डी है। तो क्लॉक को है ना, ये यहाँ से यहाँ ज्वाइन करोगे, यहाँ से यहाँ ज्वाइन करोगे। अब क्या होगा, ये एक लाइन इसके पैरेलल होगा, ये इसके पैरेलल होगा, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, देख लो। तो नेगेटिव वाले का तो स्कोप ही ख़त्म हो जाता है ना। तो ये और ये तो स्कोप इसका ख़त्म हो जाता है, या तो ए होगा या सी होगा। अब देख लेंगे। तो आपको पता है ना कि इसमें क्या करोगे, पैरेलल पैरेलल कर लो। कि इसका मान लो ये फॉर एग्जांपल ए बी है, अब तो हो जाएगा। तो 1 माइन, क्लाइडियन डिस्टेंस फॉर्मूले से हाँ कैसे भी कर सकते हो। जैसे ये ना, स्लोप निकाल लो, ये लाइन इसके पैरेलल है तो स्लोप वो होगा ना, इसका स्लोप इसके इक्वल होगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं आप कि 2 - 0 1 - -2 इज इक्वल टू b -1 अपॉन a -1। देखिए कौन सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ से कहने का मतलब ये हो गया 2/3, सो b +1 अपॉन a -1। ये देख लीजिए सेटिस्फाई क्या कर रहा है। तो इससे काम हो जाएगा, नहीं तो वैसे भी है ना सर ए है ना। तो इससे हो जाएगा, ये डिस्कार्ड हो जाएगा। और वैसे ये भी था और इसके साथ भी तो इसके लिए किया। सिमिलरली यहाँ पे भी वही फॉर्मूला, अगर दोनों सेटिस्फाई कर गया, दूसरा है भी इसका स्लोप और इसका स्लोप। अभी मैंने इसका स्लोप इक्वल किया था, ठीक है। सो वैसे था। सो अच्छा, तो ये मिटाने का भी है। ओके, ठीक है जी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट जो है चौथा क्वेश्चन। तो ये सब तो क्लास 12th में था, आसान है। ये डिफ्रेंसिएशन जानते हैं ना, डिटर्मिनेंट का। फर्स्ट रो का डेरिवेटिव बाकी एज इट इज़ है। जैसे यहाँ से अगर आप f' निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं। सो फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट कीजिए, बाकी एज इट इज़ है ना। तो e⁻x sin x का cos x का -sin x, बाकी एज इट इज़। फिर इसमें है ना, यहाँ हमने फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन किया, बाकी एज इट इज़। यहाँ ये एज इट इज़, ये एज इट इज़, इसका डिफरेंशिएशन। फिर यहाँ से ये एज इट इज़, ये एज इट इज़, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। फिर बाद में x को 0 रख दीजिए, समझ आया ना। तो फर्स्ट रो का डेरिवेटिव बाकी एज इट इज़, सेकेंड रो का डेरिवेटिव बाकी एज इट इज़, थर्ड रो का डेरिवेटिव बाकी। ये वैसे ही जैसे आप u भी w का डिफरेंशिएशन करते होंगे, आपको याद होगा प्रोडक्ट रूल, 3 फंक्शंस के प्रोडक्ट का। तो u का डेरिवेटिव vw एज इट इज़, v का डेरिवेटिव uw एज ऐड कर देते थे, वैसे ही सेम है ये। तो उससे हो जाएगा, पुट कर लीजिए। फिर पहले डिफरेंशिएट कर लीजिए, उसके बाद x को 0 रख दीजिए, फिर आसानी से आ जाएगा। सर 0 ही है उसका। 0 ही आ गया, अच्छा फिर ठीक है। तो पांचवा जो है कि द पीरियड ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय, है ना, द पीरियड ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय fx sin x/3 minus π/2 where x is real is, है ना। कितना आएगा, सर ए। सिंपल है हाँ। तो उसमें ऐसा होता है ना कि जैसे 2 साइन अगर ax प्लस बी है तो क्या करते हो आप, 2π/a, ये पीरियड होता है ना, ऐसा कुछ रूल आता है। तो यहाँ से 2π/1/3 तो 6π हो जाएगा, ठीक है ना। ये सिंपल एक रूल है ना फंक्शन में। सो ए आ जाएगा इसका, ठीक है। 6 में देखिए,
ये कह रहा है आपको कि x आपके पास एक मैट्रिक्स है, दे दिया इस तरह से, और a भी दूसरा मैट्रिक्स है. लेट x ट्रांसपोज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स x, b इज x a x ट्रांसपोज, देन ये क्या होगा. अच्छा देखो जी, x पता है, a पता है, अगर आपसे ये पूछा जाए x इंटू एक्स ट्रांसपोज कितना होगा, या हाँ आई आई आ रहा ना, इससे ये समझ आ रहा है कि जो x ट्रांसपोज है वही x इनवर्स है ना. तो यहां से आपको क्या समझ आया कि B इज x a x इनवर्स. तो इसको बोलते हैं A एंड B आर सिमिलर मैट्रिक्स. ये डेफिनेशन है सिमिलर मैट्रिक्स का. सो ये दिस इज डेफिनेशन ऑफ A एंड B आर सिमिलर मैट्रिक्स. ठीक है. अब अगर सिमिलर मैट्रिक्स है तो आपको पूछ रहा है कि x ट्रांसपोज b की पावर 105x, तो उसको उल्टा भी कर सकते हैं आप, है ना. जैसे इसको उधर लाओगे तो यहाँ, या तो मैं ऐसा करता, चलो x को इधर बुला लो, तो x इनवर्स b x इनवर्स को इधर बुला लो, x हो जाएगा इज इक्वल टू a. अब दोनों पे क्या कीजिए, पावर लगा दीजिए. कितना चाहिए पावर आपको, 105. तो ये x इनवर्स ही x ट्रांसपोज, इसलिए टेंशन नहीं लेना है ना. तो मैंने इस इक्वेशन से यहाँ बुलाया इसको. अब पावर लगा दो, तो x इनवर्स b की पावर 105x इज इक्वल टू a की पावर 105 बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर मैट्रिसेस. ये आएगा. अब क्या ये निकाल पाएंगे आप, तो या तो कैली हैमिल्टन थ्योरम लगा लो, और नहीं तो 2-3 बार मल्टीप्लिकेशन करो, आपको एक पैटर्न दिख जाएगा, उसके बेसिस पे लिख लो. तो क्या आएगा, क्वेश्चन ये है. निकाल पाएंगे. ए की पावर 105 क्या आएगा, जस्ट 2-3 प्रोडक्ट कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा. आप ए स्क्वायर निकालो जरा क्या आता है, इसी में आपको आंसर मिल जाएगा. ए स्क्वायर ए क्यू निकालिए, आपको जस्ट आंसर मिल जाएगा उससे. नहीं तो कैली हैमिल्टन थ्योरम भी लगा सकते हैं आप. सर ए की आइगन वैल्यू 1 और -1 है. ए की आगे मतलब 1 और -1 है. अच्छा, तो उससे सर वही बी की होंगी. मतलब लैम्डा -1 लैम्डा +1, तो यहाँ से लैम्डा स्क्वायर -1 इज 0, यही ना. ये करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है ए की जो आप कह रहे हो. तो यहाँ से ये आ गया कि ए स्क्वायर माइनस आई इज 0, इसका मतलब है ए स्क्वायर इज आई. तो सीधा मैं पावर ऐसा बनाऊं कि 104 बन जाएगा. सो 104 भी आई ही होगा, है. यस सर, ए आंसर है. तो अब मुझे ए की पावर 105 करना है, तो ए आ जाएगा. ठीक है. नहीं, आपको 105 चाहिए था ना, ठीक है ना. देख लीजिए, मतलब ए मैट्रिक्स इज द आंसर, इज इट. चेक कर लीजिए. यस सर, वही पैटर्न आ रहा है, ए आई है ना. हाँ वही वही कह रहा है ना. तो वैसे भी आप देख सकते हैं कि 2-3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक पैटर्न दिख जाएगा, उससे आंसर निकाल लीजिए, और नहीं तो कैली हैमिल्टन थ्योरम लगा लीजिए. चीज़ है. चलिए इसमें आते हैं. सो ये जो है कि ए एन जे इज, सब खोल के देखते हैं. सो ए एन जे का मतलब है, इसको खोलेंगे तो 1 की पावर जे, 2 की पावर जे से लेके n की पावर जे, ये मतलब है इसका. ओके. तो
आपको ये पूछ रहा है, बताओ तो A1n क्या होगा? तो J को 1 रख देना है ना? सो 1 + 2 अप टू n, ये हो गया, है ना? ये आपका A1J हो गया। A2n पूछ रहा है, सो A2n का मतलब हो गया 1² 2² n², यही है। फिर नीचे A0n है, तो A0n मतलब पावर 0 थी, n हो जाएगा। A3n है, सो 1³ + 2³ n³। आपको इन सब का फॉर्मूला ऑलरेडी आता होगा। यहाँ अगर लिखता ये ऐसा था 1 + 1, है ना, या 1⁻0 2⁻0 3⁻0 n⁻0, जो कि n आ जाएगा एट द एंड। ये आप जानते हैं n × n + 1/2 की पावर स्क्वायर, ये ना, ये भी आप जानते हैं, और ये भी आप जानते हैं। पुट कर के लिमिट निकल आएगा जी, बस सारा वैल्यू पता है, पुट कर लीजिए। तो हमने यहाँ पे A1n निकाला, A2n निकाला ना, AJn बोल देता हूँ इसको मैं, A0n निकाला, A3n निकाला, सब यहाँ पुट करके सिंप्लीफाई के लिए आंसर आ जाएगा। देखिए बस पुट कर देना है यहाँ पे, है ना, तो उससे आ जाएगा। कर पाएंगे ना, करके देख लीजिए। सर C 2/3। अच्छा ठीक है, तो इससे आ जाएगा। तो नेक्स्ट है जो हमारे पास है कि लेट S बी द सेट ऑफ ऑल 3×3 रियल मैट्रिसेस, है ना। सो S क्या है? सेट ऑफ ऑल 3×3 रियल मैट्रिक्स A है, सच दैट द मैट्रिक्स Aij³ हैज रैंक 1। अच्छा, अगर हर एलिमेंट का पावर क्यूब कर दे तो रैंक 1 है। हाँ ओके, सो आर बी द सेट, आर सेट ऑफ रैंक है कि ए का रैंक क्या हो सकता है जहां ए एस में है। कुछ समझ आया? तो हमें एलिमेंट का क्यूब कर दिया सबका, तो रैंक 1 है उसका, तो इट्स नॉट A³, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये ऐसा मैट्रिक्स है कि क्यूब का रैंक 1 है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब है कि क्यूब करने के बाद कोई 3×3 की मैट्रिक्स है, जरा समझिए। जैसे यहाँ A11³ A12³ A13³, A21³ A22³ A23³ A31³ A32³ A33³, है ना, ये है। और ये जो मेरे पास है, ठीक है, इस मैट्रिक्स का जो रैंक है, इस मैट्रिक्स का रैंक एक्चुअली 1 है। इसका क्या मतलब हुआ? रैंक का डेफिनेशन आप जानते हैं कि नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट रो और कॉलम। तो इसका मतलब है कि ये जो रोज हैं एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, कॉलम भी एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है ना। एक ही रो या एक ही कॉलम इंडिपेंडेंट है, मतलब बाकी एक दूसरे का मल्टीपल है या फिर जीरो है ना। तो इसने कह रखा है कि ओके, तो अगर ये इसका मल्टीपल है, क्यूब करने में मल्टीपल आ रहा है, तो क्यूब हटा दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आर विद द सेट, तो आर क्या होगा? ए का रैंक क्या क्या हो सकता है? इसका एक और तरीका ये है कि रैंक 1 है, मैं किसी भी 2×2 का अगर मैं ब्लॉक लूंगा उसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा, ये ना, 2×2 या 3×3 डिटर्मिनेंट 0 आना है। यहाँ से मैं ऐसे बोलूँ कि अगर ये दोनों जीरो है, कोई दो रो जीरो है, तो कोई दिक्कत नहीं, उसका रैंक 1 ही होगा। तो 1 तो पॉसिबिलिटी है ना। 1 के अलावा क्या पॉसिबिलिटी है, ये आपको सोचना है कि क्या 1 के अलावा पॉसिबिलिटी है। आप सोचो होगा क्या। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मान लो सब नॉन जीरो है, तो इसका ना एक दूसरे का प्रोपोर्शनल होगा। मैं अगर ऐसा लिख दूं, R1 इज सम k टाइम K1 टाइम मान लो R2, या सम k टाइम R2, R2 इज
है ना, या आप R3 बोल दो, या ऐसा मतलब R2 K1 टाइम R1, R3 K2 टाइम R1, ऐसा होगा कि दोनों रो किसी एक रो पर डिपेंड कर रहा होगा। सेम कॉलम के लिए होगा कि C2 इज सम, है ना, C1 टाइम, या C तो कांस्टेंट ना, C मतलब कॉलम यहाँ लिख रहा हूँ तो यहाँ K ले लो, K3 टाइम C1, C3 इज सम K4 टाइम C1, ऐसा होगा। C मतलब कॉलम यहाँ पे, R मतलब रो है, ठीक है। तो तो क्यूब 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 कट जाएगा, इसका मतलब है कि ए का रैंक भी 1 ही होगा, तो मेरे हिसाब से 1 ही आएगा। 2 तो हो नहीं सकता ना, देख लो, ऐसा कोई बना कर देखो जहाँ 2 हो जाए, नहीं बनेगा, बिकॉज उसमें होगा क्या, जैसे अगर रेशियो सेम है, जैसे यहाँ पुट कर लो आप, R2 एक वेक्टर है ना, तो इस वेक्टर को सम K1 टाइम ये वेक्टर है, तो यहाँ कांस्टेंट बदल जाएगा, यहाँ क्यूब हटाना है तो यहाँ क्यूब रूट ले लो, तो यहाँ क्यूब रूट आ जाएगा, बाकी तो एलिमेंट वही रहेगा, तो कांस्टेंट ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो आर का जो रैंक हो सकता है वो 1 ही होगा, चेक कर लो आप लोग, हाँ 1 ही होना पड़ेगा, ठीक है। मेरा मतलब ये है कि जैसे मान लो कहीं ऐसा है कि A1 A2 A3 अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है, सो इफ एंड ओनली इफ A1 क्यूब A2 क्यूब A3 क्यूब लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, ऐसा कह सकते हैं, देखिए। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो काम हो जाएगा, मतलब ये यस सर। इंडिपेंडेंट किसी और के साथ है, मान लो B1 B2 B3 के साथ, तो वो भी हो जाएगा ना, या सर पावर बढ़ाने पे कॉमन फैक्टर तो सेम ही रहेगा। हाँ उससे कोई दिक्कत मुझे लगता नहीं आएगा, ठीक है, रैंक 1 ही होगा यहाँ पे। सर इसका मतलब ए स्क्वायर का भी रैंक 1 ही होगा, ए स्क्वायर का भी रैंक 1 ही होगा, यस। है ना? तो लेकिन ये स्क्वायर में दिक्कत क्या है, क्यूब में एक आसानी है, स्क्वायर में ना प्लस माइनस हो सकता है, क्यूब में नहीं हो सकता। कहने का मतलब कि ए क्यूब इज इक्वल टू बी क्यूब, तो इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू बी, लेकिन स्क्वायर का दिक्कत है, स्क्वायर में थोड़ा सोचना पड़ेगा हमें, क्योंकि जैसे यहाँ ये हमारे वाली भी गेम है, तो यहाँ पे कुछ एलिमेंट जनरेट कर देगा, तो मतलब बोल रहा हूँ ए और बी डिपेंड कर रहा है एक दूसरे पे, तो ए क्यू बी क्यू भी डिपेंड करेगा एक दूसरे, हालांकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी कर जाएगा, लेकिन वो सेम फैक्टर जरूरी नहीं होगा। जैसे ए स्क्वायर मल्टीपल है बी स्क्वायर से, सो उस केस में साइन का फर्क आ सकता है, तो स्क्वायर के बारे में बोलना थोड़ा मुश्किल है, क्यूब के बारे में बोलना आसान है, क्योंकि वो डायरेक्टली रिलेटेड है, पावर आप डायरेक्टली कैंसिल कर पाओगे, यहाँ डायरेक्टली कैंसिल स्क्वायर में नहीं कर पाओगे, तो इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा, हो सकता है डिफरेंट हो, बट क्यूब के लिए ओके है। यस सर। 9 देखिए, ये कंसीडर द सर्कल्स, आपको 2 सर्कल दे रखा है, पूछ रहा है कि नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स ऑफ S1 S2, है ना, इस तरह क्वेश्चन JEE में आपको इजीली मिल जाएगा अगर से क्वेश्चंस, तो ग्राफ एग्जैक्ट ग्राफ बना सकते हो आप, तो उससे थोड़ा आइडिया पता चल जाएगा, जैसे सेंटर क्या है, आपसे अगर पूछा जाए कि S1 का सेंटर क्या है और S1 का रेडियस क्या है, S1 के बारे में बोल रहे हैं, S2 का सेंटर क्या है और रेडियस क्या है, निकाल पाएंगे? तो यहाँ तो ये आएगा -2 -1, इसका आएगा 2,2, अब उसको रेडियस निकालिए, क्या होता है रेडियस का फॉर्मूला, (4+4+1) आई थिंक 9R² आएगा, तो यहाँ 3 आएगा, और इधर से करेंगे तो 4+4+4, 2 सर। कैसे कैंसिल होगा, अच्छा यहाँ +4 है ना, हाँ एक मिनट, तो 4 इधर जाएगा तो 4+4, नहीं तो -4 एक कट जाएगा 4, तो यहाँ 2 आएगा, ठीक है, तो ये आ गया, इसका एग्जैक्ट ग्राफ बना लो आप, फिर देख लो कितने टेंजेंट बना, क्योंकि केसेस होते हैं, है ना, जैसे ग्राफ बना के ही देख लो बेटर रहेगा, तो जैसे यहाँ से आपको केसेस कि किस टाइप का सर्कल बनेगा, तो एक का सेंटर है -2 -1, x -2 y -1 यहाँ है, और इसका रेडियस 3 है ना, तो इसका रेडियस 3 है, तो यहाँ तक जाएगा, ठीक है, इस तरह से, एंड
1 2 3 यूनिट, ठीक है ना। तो वैसा कुछ रफली मैं बना रहा हूँ, इस तरह कुछ होगा। एंड दूसरे वाले क्या है, 2 2 है, तो 1 2 है ना, 1 2, तो यहाँ पे हो गया। अब इसका रेडियस 2 है, तो 1 2 यहाँ तक आएगा, 1 2 यहाँ तक आएगा। क्वेश्चन ये टच करेगा क्या, आपको लगता है? सर वो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स से पता पड़ जाता है आर डबल हाँ प्लस का एग्जैक्टली डबल। एग्जैक्टली। तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स निकाल लो, पता चल जाएगा। तो इसमें घटाएंगे 4, नहीं 4 का स्क्वायर 16 एंड 9, 5 आ जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर 5 है, इसका मतलब टच कर रहा है ना, क्योंकि ये 3 है और इधर 2 है, तो इसका मतलब है दे आर टचिंग, ऐसा होगा। क्योंकि मैं तो रफली ग्राफ बनाया हूँ ना। 5 आ जी गया ना, सर। देख लो। जी सर। तो इसका मतलब है कि रफली ये, क्योंकि मैं तो ऐसा बनाया हूँ, ये थोड़ा आगे से आता, सो ऐसा टचिंग है, हाँ टच कर रहा है। अब आप बताइए, दो सर्कल है, ये मेनली यही देखना होता है कि वो टच कर रहा है या डिस्टिंक्ट है ना, या इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये टच कर रहा है। अब बताना है नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट ऑफ S1 S2, कितने कॉमन टेंजेंट बना सकते हैं। जैसे एक इस तरह का बनाया जा सकता है ना, एक यहाँ बनाया जा सकते हैं, और एक यहाँ बनाया जा सकता है, तीसरा। हालांकि ये सब अभी करना, आपको याद अगर हो तीनों केसेस में कितने हैं तो वैसे काम हो जाएगा। और बताइए, सर बस। ठीक है ना। तो ये एक है ना, एक ये टचिंग है इसलिए, एक ये 3 लाइन तो मैंने बना दी है। और कुछ पॉसिबिलिटी लग नहीं रहा है ना, देख लीजिए। ठीक है, तो 3 हो गया इस तरह से। सर ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया था 2024। हो सकता है। तो आइए 10th क्वेश्चन पे। 10th कह रहा है कि ए आपके पास 3x3 मैट्रिक्स है, वो दे दिया आपको। तो डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स दिस। सो ए अगर आप देखेंगे तो ए एक्चुअली अपर ट्रायंगुलर है, तो इसका जो डायगोनल एंट्रीज हैं वही आइगन वैल्यू होगा। तो 1 0 -1 इसके आइगन वैल्यूज हैं। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगा ये आएगा, लैम्डा इंटू लैम्डा स्क्वायर -1 इज 0, मतलब लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा इज 0। सो मतलब यहाँ से कहना है मतलब ए क्यूब माइनस ए इज 0, मतलब ए क्यूब इज इक्वल टू ए, ये सेटिस्फाई करेगी। तो यहाँ से रिड्यूस नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा। पहले ए क्यूब की पावर ये अलग कर देंगे, है ना। तो मान लो अभी मैं 6 कर दूं, या है ना 5 कर दूं, तो यहाँ ए स्क्वायर होगा। फिर ऐसे ही ए क्यूब की पावर क्यूब, फिर ए हो जाएगा -i। अब इसको रिड्यूस कर लीजिए, कर लेंगे ना, देखिए। फिर इससे एक मैट्रिक्स आ, या उतना क्यों करना है, अगर मुझे आइगन वैल्यू पता है ए की तो डायरेक्टली इसकी आइगन वैल्यू, दूसरा अप्रोच है ये जो मैं कर रहा हूँ ये भी ठीक है, बट इससे एक मैट्रिक्स आ जाएगा फिर आ जाएगा। अदरवाइज दूसरा अप्रोच भी है हमारे पास, जैसे ये करेंगे ए क्यूब ए हो गया, ए की पावर 5, ए की पावर 5 में फिर ए क्यूब इंटू ए स्क्वायर करते हैं हम, है ना। तो ए के टर्म में ही कुछ आ जाएगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। नहीं तो इतना नहीं करना है तो एक काम करते हैं, सीधा सीधा ए की आइगन वैल्यू है 1 0 -1, तो सीधा सीधा इसकी आइगन वैल्यू लिख देते हैं। तो 1 की पावर 17, 1 की पावर 10 -1, तो 1 + 1 2 -1 कितना होगा 1, 0 रखेंगे 0 0 -1, तो -1 -1 रखेंगे तो -1 + 1 -1, फिर -1 ना। तो ये आइगन वैल्यू आ गई। तो प्रोडक्ट कितनी आ गई इन तीनों की, दिस इंटू दिस इंटू दिस, 1 आ गई, ये आ गया। तो एक ये भी तरीका है आइगन वैल्यू से, कि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू डिटर्मिनेंट होता है ना। तो हमें ए की आइगन वैल्यू पता है, तो मान लो ये बी है लेट्स से, सो बी की आइगन वैल्यू लिख लीजिए, और देन बी का प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू डिटर्मिनेंट है, तो उससे आ जाएगा। नेक्स्ट। सो 11 जो क्वेश्चन है आपका, देखिए 11 कह रहा है कि एम एन बी नॉन जीरो इंटीजर्स हैं। ए एम एन आपको डिफाइन किया है, दोज एक्स सच दैट एन स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 2020 एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स इज इक्वल टू 0, then the number of pairs mn for which a mn has exactly 2 points।
द नंबर ऑफ पेयर्स mn फॉर विच दिस हैज एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स, मतलब ट्रू सॉल्यूशन है ना। तो एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स, तो क्यूबिक इक्वेशन में, अच्छा यहाँ पे तो वो हो गया ना, वो x कॉमन लिया जा सकता है। सो एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2020 x प्लस m इज 0, तो यहाँ x एक 0 तो आ ही गया। सो बचा एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2020x प्लस m इज 0। अब बोला है कि जिसके लिए एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स हो इस सेट के पास, तो एक पॉइंट तो आ ही चुका है, अब यहाँ से एक ही पॉइंट आएगा। तो क्वाड्रेटिक में सिंगल सॉल्यूशन कब आएगा, सिंगल मतलब रिपीटेड सॉल्यूशन एक्चुअली, और रिपीटेड सॉल्यूशन कब आता है, हाँ जब डिस्क्रिमिनेंट 0 है ना, बी स्क्वायर माइनस 4 से 0 कर दो, इसमें आ जाएगा उससे, है ना। सो 2020 का स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस 4 इंटू एन स्क्वायर इंटू, है ना, बी स्क्वायर माइनस 4 AC, दिस इज 0, तो यहाँ से आ गया 4 एन स्क्वायर m इज इक्वल टू 2020 इंटू 2020। 4 से काटना चाहो काट दो, है ना, तो काटो 4 से कितना होगा 5 0 5, देखो अब एन स्क्वायर इंटू एम, इसको ब्रेक करो ठीक से, वो नॉन जीरो इंटीजर्स हैं, तो क्या कर सकते हैं 505 का स्क्वायर कर सकता हूं मैं, और बचेगा कितना 4, ठीक है देख लीजिए। अच्छा बहुत सारे तरीके हैं यहाँ लिखने के, तो हालांकि तो वही तो पूछ रहा है कि नंबर ऑफ पेयर्स क्या क्या बना सकते हैं, तो इसको आप ब्रेक कीजिए, बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास लिखने को। जैसे एक पेयर में, जैसे मैंने भी बनाया, सो N105 है M4 है, ये पहला पेयर हुआ। दूसरा मैं बना सकता हूँ, अब 505 को फैक्टर कीजिए, जैसे 1505 101 ले लीजिए, तो वहाँ बचेगा 25 चौके 100, तो M की वैल्यू 100 हो जाएगी। और N को क्या कर सकते हैं आप 5, सो N को आप 5 ले सकते हैं जस्ट, तो 100 का स्क्वायर उधर कर दीजिए, समझ पा रहे हो, तो कितने तरीके से लिख सकते हो देख लो। तो यहाँ 5 कर दिया, 100 को उधर भेज दिया, तो M हो जाएगा 4, ऐसा हो जाएगा। और तो ये क्योंकि इसके फैक्टर से ही पॉसिबल है ना, इसको मैं क्या ही लिख सकता था 505 को, 505 को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 101, यही है देख लो। तो मैंने वही किया, एक बार 505 पूरा ले लिया, एक बार सिर्फ 101 लिया, एक सिर्फ 5 लिया, और कुछ आप कर सकते हो तो बताओ मुझे। अब इनको वैसा कर सकते हैं क्या शिफ्ट, द नंबर ऑफ पेयर्स mn फॉर विच n, हाँ 10 आ रहा है सर शायद। अच्छा यहाँ पे 4 भी तो था, वो ध्यान नहीं दिया हमने, 4 भी तो है, तो 4 2 का स्क्वायर है, इसको 7 भी तो कर सकते थे हम, कि जैसे 1010 का स्क्वायर इंटू 1, अब इसके लिए लिख सकते हैं, तो 101 के लिए ब्रेक कर लो, सारा गेम अब आगे हो जाएगा। सो फिर से मैं n को ले सकता हूँ 1010, m को 1, फिर वैसे बनाओ। अच्छा तो इससे अच्छा था इसको मैं सोचता, मैं 1010 के बारे में सोचता, सो 2 इंटू 5 इंटू 10, नहीं 101 ये होता ना। अब देखो तो जो बचेगा वो ठीक है, तब मैं यहाँ 2 ले सकता हूँ, 5 ले सकता हूँ, 101 ले सकता हूँ, और क्या क्या ले सकता हूँ, तो इसके प्रोटोल कॉम्बिनेशन बना लो, हो जाएगा। हाँ ओके, तो m तो खुद ही बनता चला जाएगा, हमें तो n के बारे में सोचना है। तो n जैसे मैंने लिया कि एक बार 505 हो गया, 101 हो गया, सिर्फ 5 हो गया, सिर्फ 2 हो सकता है n, अच्छा n2 लिया मैंने, सिर्फ ये 5 लिया था, n कैन बी ओनली 2, टोटल पॉसिबल देख लो, सिंगल सिंगल, फिर 2 एट अ टाइम, 3 एट अ टाइम, है ना। तो सिंगल सिंगल 3C1, 2 एट अ टाइम 3C2, ऑल 3 एट अ टाइम 3C3, कितने हो गए ये, यहाँ 7 आ रहे, तो और क्या बना सकते हैं, एक भी ना ले तो 1 ले सकते हैं 3C0, तो 8 आएगा, 10 बनेंगे, सही कर 10 तक जाएगा,
तुम्हें और केसेस इंक्लूड करने पड़ेंगे। ये सही कर रहा है 30 3C1 3C 3C0 भी इंक्लूड कर दें तो भी 1 ही होगा। 8 यहाँ से 8 आया। और केसेस क्या बनेंगे? सर आपका 10 से भी ज़्यादा बन रहे हैं। 16 हो जाएंगे फिर 8 8 जा, मुझे ऐसा लगता 8 + 8 8 केसेस m के लिए, वही 8 उधर चला जाएगा अगर 16 ज़्यादा बन रहे 8 से तो। अच्छा 1 भी तो है वहाँ फैक्टर, 1 मिनट, तो इसका मतलब है कि देखो होगा क्या, यहाँ मैं और नहीं लिखा ना, मैं 1 भी तो लिख सकता था एक्चुअली ना, ऐसे आइडिया आ रहा है 1 0 1 0 इट इज़ 1 × 2 × 5 × 1 0 1 ना, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो मेरे पास क्या क्या चॉइसेस हैं, ये 4 जो मैं 3 के लिए कर रहा था 4 के लिए होगा। अब मैं इन चारों में से, है ना, सो वी चूज 4C1 4C2 4C3 और 4C4, या तो इन चारों में सिर्फ एक मैं चूज करूं, या मैं m की चॉइसेस लिख रहा हूं या n की चॉइसेस लिख रहा हूं, समझ लो n की, कि n आई कैन चूज एनी वन आउट ऑफ दिस, है ना, और 2 एट अ टाइम, 3 और 4 एट अ टाइम, और वी इफ यू डोंट चूज एनीथिंग तो 1 तो ऑब्वियसली हो जाएगा ना, अगर मैं कुछ भी नहीं चूज कर रहा हूं तो 1 चूज कर रहा हूं, इजंट इट? देख लो। बोला 8 + 8 जो पहले लिखा था ना, तो 8 + 8 16 होगा, यहाँ पे 16 पॉसिबिलिटी, यू कैन इंटरचेंज देम, ये है। तुम वैल्यू इंटरचेंज कर सकते हो, n की 8 चॉइसेस हैं, m की 8 चॉइसेस होंगी, एंड देन उनको इंटरचेंज भी कर सकते हो, तो m को n बना दो, n को m बना दो। यहाँ पे देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे मान लो जब ये n है, क्योंकि तो स्क्वायर था ना, तो उसके अकॉर्डिंग m मिल जाएगा मुझे, जो बचा वो m है, 16 आई थिंक आएगा। ठीक है, देखो इसको समझ के, अब बना के देखिए एक बार, तो यहाँ तक ठीक है ना, इसको बनाओ। एक तो मैं n ले रहा हूँ ना, ये n स्क्वायर है ना, ये n स्क्वायर n है मतलब, सो n की पॉसिबल चॉइसेस, यू मे चूज 1, है ना, सो रिमेनिंग यू मे चूज 2, यू मे चूज 5 और यू मे चूज 1 0 1, देन यू चूज 2 एट अ टाइम, कोई भी एक ले लो इन दोनों, 1 2 2, 1 5 5। अच्छा एक मिनट, तो 1 के साथ तो वही रहेगा ना, ओ एक मिनट एक मिनट, तो 1 × 2 तो वही हो जाएगा, हम तो वही 1 2 4 कर लिए, अब इनका सोचना पड़ेगा। हाँ 1 2 5 तो हो चुका है, 1 के साथ ना 1 अकेला होगा या ये होगा, अब उसके साथ ठीक है मैं समझ गया, 8 आता जो पहले लिखा था ना, क्योंकि 1 8 आएगा। ठीक है, तो जैसे मैं लिख रहा था यहाँ पे, कि जैसे यहाँ पे 2 × 5 10, 2 × 1 0 1, सो 2 0 2, एंड देख लो, और इसके बाद क्या होगा, 5 × दिस 5 0 5, ये 6 हो गया। फिर अगला बनता, सबको मल्टीप्लाई किया हमने 1 0 1 0 वाला भी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 चॉइसेस है ना, तो ये n की 8 चॉइसेस हैं, इसके करस्पॉन्डिंग कुछ m आया होगा ऑब्वियसली। अब वो जो m आया होगा, जैसे एग्जांपल के लिए जब n 1 लिया, जब n को मैं 1 ले रहा हूं, तो m को मैं ले सकता हूं, क्या ले रहा हूं मैं, 1 0 1 0 का स्क्वायर,
इज इट? चेक करो। एंड उल्टा भी कर सकते हो अब इसको, इसी का रिवर्स सिचुएशन ये होगा कि एन स्क्वायर की ये वैल्यू होगी, या तो मैं ऐसे समझाऊं आपको एन स्क्वायर करके तो बेटर होता है ना, कि एन स्क्वायर इज 1 ऐसा, सो 1 स्क्वायर मतलब वही चीज़ है, तो वैसा हो जाता। अब क्या होगा, एक केस होगा एन स्क्वायर इज 1010 स्क्वायर एंड एम इज 1 स्क्वायर ऐसा। तो कहने का मतलब ये जो 8 पेयर्स आपको एन के लिए मिला है ना, तो इसके करस्पॉन्डिंग कोई एम मिला होगा। नाउ यू कैन इंटरचेंज देम, दैट्स वाई 8 + 8 16 हो रहा है। 8 + 8 आंसर 16 हो रहा है। 8 केसेस, एक तो ये केस हुआ जब एन स्क्वायर 1 स्क्वायर है, एम ये है, दूसरा एन स्क्वायर ये हो जाएगा और एम ये हो जाएगा। तो ऐसे 8 पेयर जो यहां बन रहे हैं ना, इसके करस्पॉन्डिंग 8 और पेयर बनेंगे। ये सब एन की वैल्यू, तो बेटर है एन स्क्वायर की वैल्यू आप लिखो। सो ये एन स्क्वायर, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आप केयरफुली करोगे आपको समझ आ जाएगा ये हो क्या रहा है। तो वैसा है, तो जो एन स्क्वायर आया उसके करस्पॉन्डिंग कुछ एम आया होगा, तो वो एम की वैल्यू एन स्क्वायर की हो जाएगी, और जो एन स्क्वायर वो एम हो जाएगी। सो यहाँ तो ऐसा हो जाएगा, तो दैट्स वाई यू हैव 16, तो 16 इज द आंसर। मुझे ये समझ आ गया, ठीक है, देख लो बाकी आप लोग समझ आया कि नहीं आया। जी सर 15 तो काउंट हो गया। ठीक है ना? फिर हाँ एक और आ जाएगा सर, 15 तो हो ही गया। ठीक है। आइए 12th क्वेश्चन पे आते हैं, ये तो बेसिक क्वेश्चन है। तो ये कह रहा है आपको कि द सेट ऑफ ऑल रियल सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटीज, तो ये सब है ना 11 12 में था इजीली। जैसे मॉड को हटाना हो तो क्या करना चाहिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि मॉड एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो स्क्वायर कर लो। सो 2x स्क्वायर इज मोर देन x - 1, अब एक साइड बुला लो। सो 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर मोर देन 0, खोल लो इसको। सो -x स्क्वायर -1 -2a भी होता, तो +2ab मोर देन 0, तो यहाँ से हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x - 1। ठीक है जी, देख लो एक बारी, सही यहाँ तक? सर ये 2 का स्क्वायर नहीं होगा? ओ मैंने वो छोड़ दिया, अच्छा मैंने गलती कर दिया, इसका मतलब ये 4 होगा। हाँ, यस सर। सो मैंने मिस्टेक किया है। सो यहाँ से 3x, चेक कर लो कैलकुलेशन, स्क्वायरिंग बोथ साइड, हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया है। तो ओके, अब ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ से आ जाएगा, एंड देन 4 - 3x स्क्वायर प्लस 2x, इसको फैक्टराइज कर लो, फैक्टराइज हो जाएगा, 3 × 1 = 3, सो 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज मोर देन 0, सो यहाँ से 3x x + 1 - 1 x + 1 मोर देन 0, सो फाइनली आ गया x + 1 एंड 3x - 1। अब जानते होंगे आप बेबी कर्व मेथड या डिस्कार्टस रूल, जो भी आप जानते हैं। सो इधर -∞, इधर +∞, इसको 0 पुट करेंगे x - 1 होगा, इसको 0 पुट करेंगे x 1/3, बेबी कर्व मेथड आप जानते होंगे। तो प्लस माइनस प्लस, मतलब x में इस बीच का चूज करूंगा तो प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव आंसर देगी। इस बीच का मैं x चूज करूंगा, नेगेटिव पॉजिटिव। अब देख लो, तो हमें चाहिए पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कहाँ कहाँ मिल रहा है, तो ये पॉजिटिव इधर और इधर। 0 अलाउड है, इक्वलिटी अलाउड नहीं था, तो 0 अलाउड नहीं था, आंसर हो गया -∞ से -1 यूनियन 1/3 से इन्फिनिटी। चेक कर लीजिए आप लोग। सो हमारे अकॉर्डिंग डी ऑप्शन, दिल्ली। ठीक है, देख लीजिए। यस सर। तो ये सब बेसिक है, 11 12 वाला चीज़ है। आइए 13th क्वेश्चन में, ये सब भी थ्योरम है एक्चुअली, 11 12 की बुक में आपको इजीली मिल जाएगा। कि लेट एस एंड टी बी टू नॉन एम्प्टी सेट, एफ एस से टी में फंक्शन है सच दैट फॉर ऑल सबसेट्स ए एंड बी ऑफ एस वी हैव दिस, एफ ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एफ ए इंटरसेक्शन एफ बी। देन अब ये थ्योरम है, या तो एग्जाम्पल लेके आप डिस्कार्ड कर लो ऑप्शंस को, नहीं तो आप सोचो थोड़ा सा। देयर एग्जिस्ट एन ए सच दैट, है ना, ए सबसेट ऑफ दिस, देयर इज एन ए सच दिस, एफ इनवर्स ए नहीं होगा। तो सोचिए, थोड़े सा अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ये है ना, इन जनरल थ्योरम्स हैं जिसको आपको थोड़े जस्टिफाई करना पड़ेगा। गलत है तो काउंटर एग्जाम्पल देना पड़ेगा, सही है तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा।
सर डी लग रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे जो है आई थिंक ये थ्योरम है, एफ ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एफ ए इंटरसेक्शन एफ बी है ना। शायद ये थ्योरम है कि एफ जो है इंजेक्टिव होगा, चेक करो। हम्म, चलो एग्जाम्पल लेके देखते हैं। ये क्या कहना चाह रहा है, यहाँ पे एफ है, तो अगर ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट है ना, ए बी का इंटरसेक्शन है, तो इसको इमेज करा ए जहाँ मैप कर रहा था, जैसे ए सेट मान लो ये है और ये बी सेट है, तो ये वाला पार्ट ए इंटरसेक्शन बी हुआ, तो ये पार्ट ए इंटरसेक्शन बी है। अब ये कहाँ मैप कर रहा है, ए कहीं मैप कर रहा होगा, है ना, एंड बी भी कहीं मैप कर रहा होगा फॉर एग्जाम्पल, तो ये इस पे ही मैप कर रहा है। इसका क्या मतलब है, अगर वन वन दिखाना होगा तो क्या दिखाना पड़ता है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट का इमेज डिस्टिंक्ट होगा, ये ना। तो चेक करो, ये थ्योरम है, क्योंकि थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि शायद सी ट्रू हो सकता है, बट आई नीड टू सी द थ्योरम, ऐसा देखना पड़ेगा, है ना। पर थ्योरम चेक करो, ऐसा कुछ है कि दिस इम्प्लाइज इंजेक्टिव, ये चेक करो, ऐसा मुझे लग रहा है, क्यों ऐसा है कि ये इंजेक्टिव को इम्प्लाई करता है, ऐसा कोई थ्योरम है क्या, ये चेक करना पड़ेगा। बट है ना, श्योर मैं भी नहीं हूँ, बस चेक करके देखते हैं। कर देखो ऐसा कोई थ्योरम है क्या।
सी जरूरी नहीं है ना, इट्स नॉट नेसेसरी। बताओ भाई, थ्योरेटिकल है, देखना पड़ेगा, डायरेक्ट बताना थोड़ा मुश्किल है। देखिए ठीक है, आई थिंक कल यहीं से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सोचता हूँ मैं। सो आज यहीं स्टॉप करते हैं, कल यहीं से स्टार्ट करते हैं 13th क्वेश्चन से। बाकी आप लोग सॉल्व करके आइए, देखते हैं आगे। तो इसको थोड़ा सोचना पड़ेगा, थ्योरेटिकल है ना, तो इतना आसान, बहुत सारे एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल लेकर ट्राई कर सकते हैं हम लोग ऐसे। लेकिन है ना, यू कंसीडर, मान लो अपनी मर्जी से कुछ ए बना लो, मतलब एस ले लो अपनी मर्जी से, टी ले लो। लेकिन थ्योरेटिकल क्वेश्चन विल टेक टाइम, या तो आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट याद हो, क्योंकि मुझे भी याद तो नहीं है, तो उससे बता सकते हैं, नहीं तो हमें एग्जाम्पल लेके डिस्कार्ड करना होगा बाकी ऑप्शन, तब जाए कुछ समझ आएगा। ठीक है, अगला तो आसान है, लेकिन ठीक है कल यहीं से स्टार्ट करते हैं। अभी क्लास चलेगी ना, इस वीक तो मैं अवेलेबल हूँ, तो अभी फ्राइडे सैटरडे तो क्लास डेली चलेगी। तो इसको कंटिन्यू करके आइए, इसको कंप्लीट कीजिए। अभी कितना ताज है, 15 अप्रैल है, एग्ज़ाम में लगभग कितने दिन बचे हैं, 25 दिन बचे हैं ना, 11 मई को है ना। हाँ ठीक है, तब तक बाकी आप कंप्लीट कीजिए, बाकी है ना। तो कल इसके आगे कंटिन्यू करते हैं, अभी स्टॉप करते हैं। MSQ में से कुछ डाउट होगा तो उसका कर लेते हैं उन लोगों का।